एक बार फिर से, ठीक है। फर्स्ट लेसन जो है, सॉरी 10 नंबर जो लेसन है हमारा, 10 नंबर लेसन है ह्यूमन ज्योग्राफी का। लेसन का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? मानव बस्तियां, ठीक है, मानव बस्तियां। सीधी सिंपल सी बात है, मानव बस्तियां, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है कि ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ा था, वो लेसन वो इंडिया के बेसिस पर था। इंडिया जो हमारा अपना खुद का कंट्री है उसके बेसिस पर हमने उस सेटलमेंट को समझ लिया था, ठीक है। लेकिन ये जो लेसन है ये वर्ल्ड लेवल पे है, पूरे संसार भर में किस तरह से जो है प्लानिंग हुई है, किस तरह से चीजें हुई है, उनके बारे में है सारा ये, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट, ओके। तो ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में स्टार्टिंग करते हैं यहाँ इस टॉपिक से। ह्यूमन सेटलमेंट का जो यहाँ से टॉपिक है उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं कि कैसे ये ह्यूमन सेटलमेंट क्या है क्या नहीं है। तो देखिए ह्यूमन सेटलमेंट दो टाइप का होता है, अर्बन और रूरल। अर्बन और रूरल दो ही टाइप का होता है, ठीक है। अर्बन और रूरल, अर्बन मतलब शहरी सेटलमेंट, शहरी बसाव, ठीक है। और शहरी सेटलमेंट, और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण बसाव, ग्रामीण सेटलमेंट यानी कि रूरल सेटलमेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फिर बता रहा हूं मैं, सेटलमेंट दो ही टाइप के होते हैं, या तो ग्रामीण जो रूरल सेटलमेंट होगा या फिर वो अर्बन सेटलमेंट होगा। अब इनकी अपनी खासियत भी होती है। इनकी अपनी खासियत क्या होती है? आप देखोगे प्लीज म्यूट कीजिए, किस तरह से गांव के लोग किस तरह से अपने गांव में रहते हैं और गांव में किस तरह से वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, किस तरह से वो अपना जीवन सिंपल लाइफ जीते हैं, किस तरह से वो अपने जो कैटल्स अपने गाय भैंस पशु वगैरह रखते हैं और किस तरह से वो अपना जो लाइफ स्टाइल है वो जीते हैं। तो सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर गाँव को ध्यान से देखा जाए, इंडिया में नहीं हर जगह पर, इंडिया में ही नहीं हर जगह पर देखा जाए तो वो एक जैसे नजर आएंगे। ज्यादातर एग्रीकल्चर होगा, ज्यादातर फिशिंग का काम करते होंगे, ज्यादातर जो वो मान लो एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि वो पशुपालन कर रहे होंगे, ठीक है। ज्यादातर गांवों का काम यही होता है। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जहां पर माइनिंग का वर्क भी हो रहा होता है, जहां पर खान खोदी जाती है, माइनिंग वर्क हो रहा होता है, ठीक है। तो जब माइनिंग वर्क हो रहा है तो वो भी क्या है, एक रूरल की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक गांव की विशेषताओं में गिना जाता है, ठीक है। तो गांव की अपनी ही खासियत होती है, ठीक है। वहां पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, गांव में ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती, शहरों में बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। गांव में ज्यादा प्राइमरी स्कूल आपको मिलेंगे, कच्ची पक्की सड़कें मिलेंगी और ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी नहीं होगा। तो ये सब आपको रूरल की जो है स्पेसिफिकेशन या रूरल की जो खासियत है, रूरल एरिया की जो विशेषताएं है वो ऐसा आपको दिखेगा उसमें, ओके। अब दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा अर्बन सेटलमेंट का है। अर्बन सेटलमेंट, अब ये अर्बन सेटलमेंट की क्या खासियत होती है? अर्बन सेटलमेंट आप देखोगे शहरी जीवन होता है पूरा, ठीक है। पक्की सड़कें होती हैं, ज्यादातर पक्की सड़कें होती हैं, थोड़ा बहुत कच्चा इधर उधर हो सकता है लेकिन ज्यादातर पक्की सड़कें होती हैं। वहां पर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती है, वहां पर एजुकेशन की फैसिलिटी भी होती है, स्कूल भी, प्राइमरी भी, मिडिल भी, हाई भी, और जो है कॉलेज लेवल तक भी, यूनिवर्सिटी तक भी कई बड़े बड़े शहरों में होती है। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो उनका खाना पीना पहनावा सब कुछ गाँव से बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। उनकी बोली चाली पहनावा उठना बैठना सब कुछ थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है, वो गांव से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। तो ये उन दोनों की खासियत होती है। तो हमें यही समझना है कि किस तरह से किसी गांव को शहर कहा जाए या शहर का क्या क्राइटेरिया हो। गवर्नमेंट ने तो भी कुछ डिसाइड किया होगा, गवर्नमेंट भी तो कुछ डिसाइड करती होगी कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए शहरों का। तो देखिए क्राइटेरिया लिखा हुआ है। जब सेंसस हुई 1991 की 1991 की सेंसस हुई, उस सेंसस में आवाज नहीं आ रही कि 1991 में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, बेटा म्यूट रखिए। गवर्नमेंट डिसाइड किया 1991 में क्या डिसाइड किया कि शहर किसको कहें, डिफाइन अर्बन किसको कहेंगे हम, ठीक है। अर्बन किसको कहेंगे बेटा, आवाज ऐड किया गया कि अर्बन क्या होता है, अर्बन कैसे डिसाइड होता है। तो अर्बन एरिया वो होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट डिसाइड किया कि अर्बन एरिया वो माना जाएगा जहां पर म्युनिसिपैलिटी हो। म्युनिसिपैलिटी मतलब कि जो सफाई का काम है या जो भी वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है या फिर वहां नालियों की व्यवस्था है वो म्युनिसिपैलिटी करेगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी, जैसे बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, छोटे शहरों में जैसे नागौर शहर है, छोटे कोई शहर है तो उसमें आवाज क्यों नहीं आ रही।
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1991 में कि किस एरिया को शहर कहा जाए, किस एरिया को शहर कहा जाए। जहां पर म्युनिसिपैलिटी हो, जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो तो उसे अर्बन एरिया कह सकते हैं, जहां पर कंटोनमेंट बोर्ड हो उसे भी अर्बन एरिया कहा जा सकता है, जहां पर नोटिफाइड टाउन हो, नोटिफाइड टाउन जहां पर उसको जो है म्युनिसिपैलिटी या नोटिफाइड टाउन के अकॉर्डिंग रखा गया तो वो भी अर्बन एरिया कहा जा सकता है। और वहां की मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। अगर किसी एरिया को अर्बन कहा गया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो वहां की मिनिमम जो कितनी होनी चाहिए 5000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। और वहां पर मेल वर्कर 75% हो, मेल वर्कर हो वहां पे 75% हो तो उस एरिया को हम जो है अर्बन एरिया कह सकते हैं, उस एरिया को अर्बन एरिया कहा जा सकता है। ये गवर्नमेंट का अपना एक क्राइटेरिया है, ठीक है, ओके। और वहां पर एग्रीकल्चर वर्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वर्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो लोग करते ही हैं। दिल्ली के आसपास देखोगे, दिल्ली के आसपास जो बिजवासन का एरिया है या जो आसपास शाहबाद एरिया है, आप देखोगे शाहबाद जो एरिया है, बिजवासन एरिया है दिल्ली के नजदीक, दिल्ली पालम के नजदीक, वहां छोटा मोटा वो जो है सब्जी वगैरह उगाने का भी काम करते हैं वो। तो मतलब कि ये कहा गया कि भाई वहां पे 75% लोग जो है जॉब वगैरह या जो है शॉप वगैरह का वर्क करते हुए होने चाहिए, उसी को हम अर्बन एरिया कहेंगे। तो ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि अर्बन क्या हो, कौन सा अर्बन एरिया होता है। तो जिसकी पॉपुलेशन 5000 से ऊपर हो वो हो गया म्युनिसिपैलिटी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या फिर कंटोनमेंट बोर्ड हो, वहां पे नोटिफाइड टाउन एरिया हो, या फिर वहां पर 75% जो है एग्रीकल्चर वर्क नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर वर्क के अलावा दूसरा कोई भी सर्विस वगैरह या जो है जॉब वगैरह या फिर फैक्ट्री वगैरह वो सब में लोग लगे होने चाहिए, उन सारे काम में लोग लगे होने चाहिए। एग्रीकल्चर का वर्क कम होना चाहिए और फैक्ट्री या फिर अदर वर्क ज्यादा होना चाहिए, ऐसा डिसाइड किया गया। और एक और चीज इसमें कही गई खास तौर पर, उसका जो डेंसिटी है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 400 से ज्यादा पर्सन डेंसिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। घनत्व तो उसका 400 से ज्यादा होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, अर्बन एरिया कहेंगे। तो ये डिसाइड हो गया 1991 में। अब उसके बाद देखिए टाइप एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी उसमें जो बताया गया कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। 2 टाइप होते हैं मेन, तो या तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगा या फिर वो डिस्पर्स सेटलमेंट होगा। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में होता है मतलब घने घने गुच्छे में बसे हुए लोग होते हैं, मतलब कि बहुत नजदीक बसे हुए लोग होते हैं। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहलाएगा सहंत बस्तियां, इसको हिंदी में सहंत बस्तियां कहते हैं। मतलब कि घनी घनी नजदीक बसे हुए मकान और बिल्कुल खचाखच भरे हुए वहां पर जो लोग हैं और बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो उसको कहेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट उसको हम कहेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड ये होती है प्रकीर्ण बस्तियां, इसको हिंदी में प्रकीर्ण बस्तियां कहते हैं, मतलब दूर दूर बसे हुए मकान घर होते हैं। पहले वाला हो गया नजदीक बसे यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, और दूसरे वाला हो गया प्रकीर्ण बस्तियां यानी कि दूर बसे हुए मकान, ठीक है। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इसको कहते हैं। तो 2 टाइप का सेटलमेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रूरल सेटलमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि रूरल सेटलमेंट कैसा होता है, उसके बाद में अर्बन को समझ लेंगे। क्योंकि सारी दुनिया भर में रूरल सेटलमेंट ही सबसे पहले हुआ था, फिर गांव बड़े होते चले गए और उनसे क्या बन गया, अर्बन सेटलमेंट तैयार हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे, रूरल सेटलमेंट को पढ़ेंगे। रूरल सेटलमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मतलब कि ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ओके। तो देखिए कुछ फैक्टर होते हैं जो किसी एरिया में सेटलमेंट के लिए, प्लीज कीप क्वाइट। रूरल सेटलमेंट का मतलब है कि यहाँ पर कुछ फैक्टर काम करते हैं। किसी जगह पर रूरल सेटलमेंट होता है तो उसके पीछे कुछ रीजन है। किसी जगह पर अगर रूरल सेटलमेंट हुआ है या हो रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है। पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में जो रूरल सेटलमेंट हुए थे उनके पीछे भी यही रीजन थे। सबसे पहला रीजन था जो गांव में जो एग्रीकल्चर होती है या गांव में जो पशुपालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री या फिर जो है फिशिंग होता है, जो फिशिंग होता है या फिर एग्रीकल्चर वर्क होता है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ रीजन होते हैं। किसी गांव में अगर पशुपालन किया जा रहा है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहला लैंड रीजन है, सबसे पहला है लैंड, ठीक है, भूमि।
भूमि उसका एक रीजन है, भूमि, ठीक है, भूमि उसका रीजन है। तो भूमि सुटेबल होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तभी लोग वहां पे एग्रीकल्चर करना शुरू करेंगे और वहां पर बसते चले जाएंगे, सेटलमेंट होते चले जाएंगे। जैसे कि मैं ये कहूं, एग्जांपल लूं मैं, जैसे कि एग्जांपल इंडिया का ले लीजिए, नॉर्दर्न एरिया, गंगा प्लेन एरिया, ब्रह्मपुत्र एरिया जो है वो इसी तरह का सेटलमेंट है। इसके अलावा नाइल रिवर सिविलाइजेशन, हवांगो वैली, नाइल रिवर कहां थी, सहारा के एरिया में, ठीक है, और मिसिसिपी सिविलाइजेशन जो अमेरिका में थी, हवांगो सिविलाइजेशन जो चाइना में थी, अलग अलग जगह पे। या फिर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि ईरान इराक में दजला और फरात नदियों के किनारे बसाई गई थी। एक बार दोबारा बता रहा हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में बसाई गई नदियों के किनारे पानी की वजह से, ठीक है। दजला फरात की नदियां जो थी, ईरान इराक की नदियां, दजला फरात की नदियां ईरान इराक की नदियां थी, तो वहां पर मेसोपोटामिया बसाया गया। नील नदी जो कि जो सहारा के जो मिस्र का जो एरिया है, नील नदी, वहां नील नदी जो है वहां पर फिर नील नदी सिविलाइजेशन हुआ। अमेरिका में मिसिसिपी सिविलाइजेशन हुआ। अलग अलग जगह पर सिविलाइजेशन जितने भी हुए वो नदियों के किनारे पानी की वजह से बसाए गए, पानी मिलता गया और वो लोग सेटल होते चले गए, ठीक है, ओके। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है वो जो है अपलैंड। कुछ जगह पर लोग सेटलमेंट तब करते हैं जब उन्हें सिक्योरिटी मिलती है। जैसे आसाम के देखिए आप, ऊंचाई वाली जगह है, हिमाचल देख लीजिए ऊंचाई वाली जगह है, चाइना के बहुत सारे एरिया हैं जहां ऊंचाई वाली जगह है। तो क्या करते हैं, वहां पे कई जगह पर नदियों की बाढ़ का खतरा भी होता है, कई जगह पर जंगल एरिया भी होता है। तो ऐसे में आदिवासी लोग या गांव के लोग जो होते हैं वो जो सेटलमेंट करते हैं वो सेटलमेंट ज्यादा ऊंची जगह पे करते हैं। अपलैंड मतलब ऊंचाई वाली जगह पर वो सेटलमेंट करते हैं। किसकी वजह से, बाढ़ के खतरे की वजह से, डैमेज ऑफ हाउस का डैमेज होने की खतरे की वजह से वो अपलैंड पर अपना सेटलमेंट करते हैं, मतलब ऊंची जगह पर अपने घर मकान और अपनी बस्तियां बसाते हैं, ठीक है, ओके। अब तीसरा जो मेन पॉइंट होता है वो है बिल्डिंग का मटेरियल। कई जगह पर जो गांव या बस्तियां बसती है वो बिल्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग सारा कुछ होता है। जैसे किसी जगह पे मिट्टी मिल रही है बहुत अच्छी, तो वहां पे ईंटें बनाकर लोग उसी प्रकार के मकान बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है, ईंटें बनाकर शुरू कर। बता रहा था कि भाई ये जो रूरल सेटलमेंट होता है ये किस किस रीजन की वजह से कहीं पे सेटलमेंट होता है। सबसे पहला, लैंड सुटेबल होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा वाला अपलैंड, कई बार बाढ़ का और जो डैमेज जो हाउस के डैमेज का खतरा होता है उसमें भी कई बार जो है लोग अपलैंड पर यानी ऊंचाई वाली जगह पर घर मकान अपने बसाते हैं। तीसरा हो गया बिल्डिंग मटेरियल। जैसा बिल्डिंग मटेरियल मिलेगा, अगर ब्रिक्स है तो ब्रिक से बनाएंगे, नजदीक मिट्टी है तो उससे मिट्टी से ईंटें बनाकर वो तैयार कर लेंगे। अगर पत्थर वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो वो पत्थर को काट काट के वहां से ऊंचे ऊंचे घर मकान बना लेंगे, ठीक है। तो ये भी मटेरियल उसमें डिपेंड करता है। मटेरियल अलग अलग जगह पर, जंगल एरिया में वुड्स लकड़ियां वगैरह मिलेंगी तो लकड़ियों के मकान बनाएंगे लोग, और वैसा ही सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा। और स्टोन मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे तो पत्थरों से बनाएंगे, ठीक है, और ब्रिक्स यानी कि ईंटों से भी वो बनाते हैं। इस तरह से सेटलमेंट कर लेते हैं। मटेरियल के अकॉर्डिंग ह्यूमन सेटलमेंट अपने आप ही सेट होता चला जाता है। रूरल सेटलमेंट, कौन सा, रूरल सेटलमेंट जो है वो डिसाइड होता है लैंड के अकॉर्डिंग, अपलैंड के अकॉर्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग। और 4 नंबर पे हो गया डिफेंस, सुरक्षा। ये भी एक मेन पॉइंट है, सुरक्षा मेन पॉइंट इसलिए क्योंकि लोग वहीं पर बसना पसंद करेंगे जहां पर बहुत अच्छी सिक्योरिटी हो, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहां पर पॉलिटिकल इश्यू ना हो ज्यादातर, या फिर वार वगैरह का खतरा ना हो। आप देखोगे राजस्थान के बहुत सारे गांव जो हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं, तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको, ठीक है। तो उस जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी का कोई रीजन हो वहां पे, तो वहां से लोग छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ये सारे जो रीजंस हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट को या रूरल सेटलमेंट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जैसा रीजन वैसे वहां का सेटलमेंट होता चला जाता है। तो ये सारा हमें समझ में आ गया। इस वाले पार्ट में एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने अभी बताया कि रूरल और अर्बन जो
जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर उनकी जो विशेषताएं होती है वो कैसी होती हैं। फिर मैंने ये बताया कि 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि रूरल अर्बन एरिया किसको कहा जाए, अर्बन एरिया किसको कहा जाए, जिसकी जनसंख्या 5000 से ज्यादा चली जाए तब अर्बन कहेंगे, वहां पर म्युनिसिपैलिटी या कारपोरेशन वगैरह या कंटोनमेंट बोर्ड आ जाए तब उसको कहेंगे, या फिर मिनिमम पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा हो, 75% लोग एग्रीकल्चर वर्क में नहीं लगे होने चाहिए, वो अदर वर्क में, जॉब में या फिर शॉपकीपिंग में या फिर फैक्ट्री वगैरह में वर्क होना चाहिए उनका। और मैंने ये भी बताया कि 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा उनका होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो ज्यादा वहां पर रहने चाहिए तभी वो अर्बन एरिया माना जाएगा। फिर मैंने ये बताया कि रूरल सेटलमेंट, तो टाइप ऑफ सेटलमेंट दो टाइप के होते हैं, शहरों और गांव दोनों में ही। पहले वाला हो गया कॉम्पैक्ट सेटलमेंट सहंत बस्तियां, दूसरे वाला हो गया डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है, दो टाइप, मतलब संकीर्ण बस्तियां और सहंत बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां और सहंत बस्तियां, मतलब कि कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट या फिर हो गया डिस्पर्स सेटलमेंट, दो टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं रूरल सेटलमेंट की। तो रूरल सेटलमेंट में मैंने बताया कि रूरल सेटलमेंट कहीं पे जो होता है, रूरल की खासियत है कि एग्रीकल्चर वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री या फिर जो है फिशिंग का वर्क हो रहा होता है या माइनिंग का वर्क हो रहा होता है, तो ऐसी जगह पर जो सेटलमेंट होता है, रूरल सेटलमेंट होता है, उसके कुछ रीजन होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, तो उस फैक्टर के अकॉर्डिंग वहां पर सेटलमेंट होता है। जैसे कि पहला फैक्टर हो गया लैंड सुटेबल होगी तब उसी के अकॉर्डिंग वहां पर सेटलमेंट होता चला जाएगा। दूसरा है अपलैंड, कई जगह पर बाढ़ का खतरा होता है, कई जगह पर बाढ़, सेटलमेंट अपना कर लेते हैं, ठीक है बेटा, आगे तो सेटलमेंट कर लेते हैं और जो है जो मटेरियल मिलता है, जिस तरीके से मटेरियल मिलता है उसी हिसाब से अपने हाउसेस वगैरह बना लेते हैं, उसी प्रकार से। अब बात करते हैं आगे, अगला पॉइंट जो हमारा वो है प्लान्ड सेटलमेंट। मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए जो है हाउसेस या विलेज वगैरह या फिर अर्बन एरिया, ठीक है, तो वो प्लान जो सेटलमेंट होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। प्लान सेटलमेंट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है कि किस जगह से कैसे जो पानी की व्यवस्था होगी, कहां से ड्रेनेज सिस्टम तैयार होगा, कैसे होगा, बाजार कहां पर होगा, शॉप्स कहां पर होंगी। जैसे चंडीगढ़ आपके दिल्ली उसमें इंडिया में चंडीगढ़ जो एक ऐसा शहर है, बेंगलोर है, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो कि अलग अलग तरीके से प्लान सिटी के रूप में बनाए गए थे। लंदन जो कि इंग्लैंड में, वो भी एक प्लान सिटी है। रोम और इसके अलावा जो फ्रांस में जो पेरिस सिटी है वो भी एक पूरी तरह प्लान सिटी थी, ठीक है। जो दिल्ली को बनाने वाले थे उस समय हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियन जो थे, दिल्ली को भी उन्होंने प्लान तरीके से तैयार किया था, कनॉट प्लेस वगैरह जितने भी था वो पूरा प्लान तरीके से तैयार किया गया था। तो प्लान मतलब कि कंस्ट्रक्शन बाय गवर्नमेंट, प्लान सेटलमेंट में गवर्नमेंट खुद प्लान बनाती है कि सड़कें किस तरह से होंगी, किस तरह से सेटलमेंट होगा, सारा कुछ किस तरह से होगा, वो गवर्नमेंट खुद प्लान कंस्ट्रक्ट बाय गवर्नमेंट। दूसरा वाला है रूरल सेटलमेंट। अब बात करते हैं रूरल सेटलमेंट की। रूरल सेटलमेंट मतलब मानव बस्तियां, गांवों की बस्तियां, सीधी सिंपल सी बात है। रूरल सेटलमेंट का मतलब होता है गांव का आकार, गांव की बस्तियां, ठीक है। तो गांव की बस्तियां जो अलग अलग टाइप से उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है, उनकी बेसिस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गांव की जो बस्तियां होती हैं उनको किस किस बेसिस पे बांट सकते हैं, ये बेसिस हमारे सामने 1, 2 एंड 3, A, B एंड C, 3 टाइप के बेसिस से हम गांव की बस्तियों को क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 क्लासिफाइड का जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, कि भाई किस हिसाब से उनको बसाया गया है। जैसे कि कुछ होते हैं कोस्टल टाउन होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया, मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया, बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया, 3 प्रेसिडेंसी एरिया बनाए थे उन्होंने। तो तीनों प्रेसिडेंसी एरिया में जो सेटलमेंट फिर होने लगा कोस्टल सेटलमेंट, यानी कि तटीय जो मानव बसाव होने लगा। बॉम्बे में देख लीजिए ऐसा ही सेटलमेंट बना हुआ है पूरा, उधर जो है मद्रास का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए। तो जो लोग जब आए वहां पर, यूरोपियन जब वहां पर आए तो उन्होंने क्या किया, वहां पर इस तरह का सेटलमेंट किया, कोस्टल सेटलमेंट कहते हैं उसको, तटीय बसाव क्षेत्र, तटीय बसाव क्षेत्र। तो ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, भाई किस तरह से वहां पर जो प्लान किया गया है, किस तरह से लोगों को बसाया गया है। अब जैसे पंजाब को देख लीजिए, पंजाब में ब्रिटिशर्स ने कैनाल कॉलोनीज बनाई थी, कैनाल को नहरी जो है कॉलोनी, नहरी कॉलोनियां बनाई थी, नदियों से पानी ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वहां तक लेके गए और वहां पर
गेहूं उगाने के लिए प्लानिंग तैयार हुई, इसलिए वहां पर पंजाब में कैनाल कॉलोनीज बनाई गई। ठीक है, तो फिर वहां पर उसी तरह का सेटलमेंट हो गया। आज आप देखते हो कि पंजाब का जितना भी गांव है, जितने पंजाब के गांव हैं, या पंजाब का जो शहरी क्षेत्र है वो ज्यादातर नहरों के किनारे बसे हुए हैं, नहरों के किनारे, कैनाल्स के किनारे वो बसे हुए हैं। तो ये देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग कि भाई वहां पर जो गवर्नमेंट है या फिर कोई कॉलोनियल पावर है या औपनिवेशिक कोई शक्तियां हैं वो किस तरह की वहां पर सेटिंग सेटलमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखा जाता है। अब दूसरा बेसिस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहले वाला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, तो ये हो गया प्लाटू विलेज हो गए, उसमें प्लाटू विलेज हो गए या फिर गंगा वैली के विलेज हो गए या फिर जो है कोस्टल विलेजेस हो गए, तो उस तरह से वो सेटिंग हो जाती है। अब दूसरा वाला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन के आधार पर कैसे इसको क्लासिफाइड करते हैं, रूरल सेटलमेंट को फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए फार्मिंग विलेज में क्लासिफाइड कर सकते हो, इसके अलावा फिशरी विलेज में क्लासिफाइड कर सकते हो, माइनिंग विलेज में क्लासिफाइड कर सकते हो। मतलब वहां फंक्शन क्या होगा, उस गांव में माइनिंग का वर्क ज्यादा हो रहा है या मछली पकड़ने का काम ज्यादा। आप देखो तमिलनाडु में, इधर केरला की तरफ बहुत सारे गांव वाले मछली पकड़ते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो वो मछुआरों का गांव हो जाता है। इस तरह हमारे नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए ज्यादातर गांव में खेती करते हैं लोग, तो वो फार्मर विलेज हो गया। मतलब कि अगर 80% या 90% लोग अगर फार्मिंग वर्क कर रहे हैं तो फार्मर विलेज हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि फंक्शन किस तरह का हो रहा है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड उसको या क्लासिफाइड कर देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड शेप। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। फंक्शन, फंक्शन की बेसिस पर हम गांव को डिवाइड कर सकते हैं, फार्मर विलेज में, फिशरमैन विलेज में या फिर माइनिंग विलेज में उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। फिर तीसरा वाला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड शेप, शेप के बेसिस पर उसको क्लासिफाइड आप कर सकते हो। जैसे कि कैसी शेप है उसकी, कि उसकी लाइनर शेप है, कि उसकी टी शेप है, कि वो वाई शेप में है। जैसे वाई शेप में क्या होता है कि जो सड़कों के किनारे दो सड़कें अलग अलग जगह से आ रही हैं, दो रोड्स आ रहे हैं और वो एक जगह मिलकर फिर आगे वो रोड बढ़ जाता है। तो आप देखोगे दो गांव से अलग अलग जगह से रोड आ रहे थे और फिर मिलकर वो रोड आगे बढ़ जाता है। तो उस रोड के किनारे जो भी सेटलमेंट हुआ दोनों साइड, दोनों रोड पे, और आगे जाके वो रोड मिल गया है और फिर उस आगे बढ़े हुए रोड पे भी सेटलमेंट हो रहा है, तो वाई शेप बन जाती है। इधर से रोड आया, इधर से रोड आया और आगे वो रोड मिलकर आगे चला गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड शेप, शेप के बेसिस पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। शेप किस टाइप की होती है, लाइनर शेप, रेक्टेंगुलर शेप। लाइनर मतलब सड़क के किनारे एक सड़क आ रही है, एक नदी आ रही है, एक नहर आ रही है, नहर के दोनों साइड में लोग बसना शुरू कर देंगे तो वो लाइनर शेप बन जाएगी। रेक्टेंगुलर शेप होती है, रेक्टेंगुलर शेप में गांव बसने लग जाते हैं, सड़क चारों तरफ ऐसे घूम जाती है तो उसके किनारे लोग बसने शुरू हो जाते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में गांव बीचों बीच, सड़क चारों तरफ से घूम रही है और उसके बीचों बीच गांव बस जाता है, रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है। ठीक है, आयताकार आकार बन जाता है। अगला है सर्कुलर स्टार शेप, सर्कुलर स्टार शेप। कई जगह से सड़कें इधर उधर से कैसे काटती हुई एक स्टार जैसी शेप बनाती है, एक तारे जैसी आकृति बनाती है, उसको फिर हम कहेंगे सर्कुलर स्टार शेप। ठीक है, और कई जगह पर भी टी शेप भी बन जाती है। अब ये टी शेप कैसे बनती है, टी लाइक शेप, टी माने ट्री, ट्री लाइक शेप बन जाती है, टी शेप बन जाती है। तो टी शेप कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए कि एक विलेज से रोड आ रहा है, पूरा एक विलेज से रोड आ रहा है, आगे फिर वो जो रोड फिनिश हो जाता है और फिर आगे जैसे कोई बांध बना हुआ है या फिर कोई नहर खींची हुई है, तो ऐसे आगे अगर ब्लॉकेज है, अगर आगे ब्लॉकेज है और इधर से आगे से सड़क आ रही है, रोड आ रहा है और वो वहां जाके फिनिश हो जाता है, आगे अगर कोई कैनाल, नहर या फिर कोई जो है बांध बना हुआ है, कोई डैम बना हुआ है और वहां आके सड़क खत्म हो जाती है, तो आप देखोगे कि बांध के सारे भी लोग बसे हुए और सड़क के दोनों तरफ भी लोग बस जाते हैं, तो वो टी लाइक शेप बन जाती है, टी शेप बन जाती है। ठीक है, तो उसको भी हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और फिर एक क्रॉस शेप भी होती है, क्रॉस शेप, सड़कें आपस में काटती हैं, एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, तो वो क्रॉस बनाती है आपस में, और उस सड़क के दोनों और इधर उधर और जो इधर क्रॉस करती हुई सड़कें होती हैं उन सभी पे क्रॉस करती हुई सड़कों पे लोग बसना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसकी शेप क्रॉस शेप हो जाती है। ठीक है, एक डबल विलेज शेप भी हो जाती है, कई गांवों में डबल विलेज भी बस जाते हैं और वो मिक्स
मिक्स हो जाता है तो वो भी एक मिक्स शेप बन जाती है। तो हम गांवों को उनकी शेप के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, तो रूरल सेटलमेंट को हमने डिवाइड किया बेसिस ऑफ सेटिंग के बेस पे, बेसिस ऑफ फंक्शन एंड बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, या शेप के बेस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब अगला जो हमारी टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट। नहीं चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, पानी के पीने की समस्या होती है। आप देखो राजस्थान के गांव है, हरियाणा के गांव है, साउथ हरियाणा या फिर इधर एमपी के गांव में बहुत सारे औरतें बेचारी सिर पर मटका लेकर इधर दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाती है, पानी लेने के लिए जाती है, उनके पास पानी नहीं होता, ड्रॉट की समस्याएं हो जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो पानी ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत आती है। कई गांवों में तो रूफ टॉप वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है। पानी जो होता है, जो छत का पानी होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये पानी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, गांवों की प्रॉब्लम, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम है, पानी से कई बार वाटर बोर्न डिसीज भी हो जाती है, पानी से होने वाली बीमारियां भी हो जाती है। जैसे कि गांव में पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुएं में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुएं में कोई जानवर मर गया है, तो उससे क्या बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या वाटर बोर्न डिजीज हो जाती है, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, हैजा, प्लेग, चेचक, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो वो भी गांव की एक समस्या है। गांव की अगली समस्या है टॉयलेट एंड गार्बेज। टॉयलेट की समस्याएं वहां पर बहुत है, जैसे कि लोग खुले में ही जाते हैं, तो ये बड़ी दिक्कतें हैं गांव में। आज भी एक स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है ताकि गांव में जो है एक मोबाइल टॉयलेट बनाई जाए। वहां पे घर हर एक आदमी को वो जो है राशन कार्ड जिनका है उनको भी 12,000 20,000 रुपए तक भी वो देते हैं, ताकि गाँव में वो पर्सनली अपने गाँव में जो है टॉयलेट वगैरह इसको जब बार, ठीक है। तो देखिए इस तरह बार बार जो है वहां पर वो सेटलमेंट टॉयलेट्स वगैरह की और गार्बेज की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। गार्बेज में जैसे कि मान लो गोबर कचरा वगैरह है वो एक जगह पर ही लोग डाल देते हैं और फिर वो गांव में सड़ने लगता है, तो बड़ी दिक्कतें होती है उससे। तो ये गांव की समस्या, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर और वाटर बोर्न डिजीज, इसके अलावा टॉयलेट्स एंड गार्बेज की प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ इश्यू, हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, इससे हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, तो वो भी गांव की एक समस्या है। और एक अनमेटल रोड, कच्चे रोड होते हैं गांव में, गांव में ज्यादातर कच्चे रोड होते हैं, ये भी गांव की अपनी समस्या है। पक्के रोड कम मिलेंगे, कच्चे रोड ज्यादा मिलेंगे। पगडंडियां, कच्ची पगडंडियों में लोग इधर उधर खेतों में जाते हुए जाएंगे, और जब बारिश होती है तो यही कच्ची पगडंडियां या अनमेटल रोड जो है वो पूरे कीचड़ से भर जाते हैं, पूरी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये भी समस्या है। और एक हॉस्पिटल वगैरह बेसिक फैसिलिटी भी वहां पर ज्यादा अच्छी नहीं होती। गांव में जब कोई बीमार हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको शहरों में ले जाके जाना पड़ता है, उस समय ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा गांव का नहीं होता, ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा नहीं होता। ये सारी दिक्कतें गांव की होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स गांव की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट की। अभी तक हमने बातें की रूरल सेटलमेंट की, ग्रामीण बस्तियों की और ग्रामीण सेटलमेंट की हमने बातें की हैं। तो अब बात करते हैं रूरल सेटलमेंट की, सॉरी अर्बन सेटलमेंट की, यानी शहरी बसाव, शहरी बसाव के बारे में हम बातें करेंगे। तो आपको मैं एक बता दूं, सबसे पहले नॉलेज ये है कि सबसे पहला जो शहर था, मिलियन सिटी जिसको कहा गया था, वो लंदन था। लंदन जो कि इंग्लैंड की कैपिटल है, लंदन शहर सबसे पहले बसा क्योंकि वहां पर कॉटन की मिल लगी थी, क्योंकि वहां पर 1830 में कॉटन की मिल लगने लगी और फिर मिल लगने के बाद धीरे धीरे लंदन जो बहुत बड़ा शहर बनता चला गया। पहला मिलियन सिटी कोई था तो वो दुनिया का लंदन था, ठीक है। लंदन में यानी कि 1810 के आसपास, 1810 के आसपास वहां पर बहुत ज्यादा लोग रहने लग गए थे, बहुत ज्यादा लोग रहने लग गए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखोगे लंदन के बाद में 1982 तक आते आते 1810 में पहला लंदन सिटी बना, उसके बाद 1982 तक आते आते 1982 तक आते आते 175 सिटीज मिलियन सिटी बन गई। 175 सिटीज क्या बन गई? मिलियन सिटी बन गई, मतलब कि मिलियन सिटीज, ठीक है, जिनके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख मतलब 10 लाख से भी ज्यादा, मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख से भी ज्यादा जहां पर पॉपुलेशन रह रही थी वो 1982 के आसपास 175 सिटीज हो चुकी थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा थी, मतलब कि 10 लाख से
ज्यादा थी। ठीक है, तो ये अर्बन सेटलमेंट के बारे में हम समझ लेते हैं कैसे है ये। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट के बारे में समझ लेते हैं और सेटलमेंट को क्लासिफाइड करते हैं। अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफिकेशन किया जा सकता है 2-3 बेसिस पर, तो उसको 3 बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला हो गया पॉपुलेशन बेस पे, दूसरा हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेस पे, और तीसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बेस पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। किसके बेसिस पर? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन के बेस पे कैसे डिवाइड करें। अर्बन सेटलमेंट को पॉपुलेशन के बेस पर, पॉपुलेशन की जनसंख्या के आधार पर कैसे डिवाइड किया जाता है। तो भाई पूरे विश्व में अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है वो अपना अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड करती है, अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड करती है। किसी जगह पर जो है जो 5000, जैसे इंडिया में 5000 से ऊपर हो जाने पर, 5000 से ऊपर हो जाने पर, 5000 से ऊपर हो जाने पर किसी शहर को, किसी गांव को शहर डिक्लेयर किया जा सकता है। ये देखिए मैं लिखा हुआ है, इंडिया में 5000 से ऊपर अगर पॉपुलेशन हो जाती है तो उसको शहर कहा जा सकता है। इसी तरह जापान में 30,000 से ऊपर होने पर शहर कहा जाएगा। जापान में 30,000 से ऊपर हो जाने पर उसे शहर कहा जाएगा। पॉपुलेशन बेस पे किस जगह को शहर कहना है या नहीं कहना वो डिसाइड किया गया है। इंडिया में 5000, जापान में 30,000 और 30,000, और यूएसए में कितना 2500, यानी कि 2500 के लगभग जब पॉपुलेशन हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, शहर कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कोलंबिया में 1500 होने पर ही, कोलंबिया में पॉपुलेशन कम है इसलिए अगर 1500 भी आदमी वहां पर हो जाते हैं तो उसको भी गांव को शहर में डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आइसलैंड, वहां तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, तो कम पॉपुलेशन होने की वजह से अगर 300 से भी ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उसको भी शहर कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्राइटेरिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और कनाडा में 1000 से ज्यादा, कनाडा में पॉपुलेशन कम है तो कनाडा में अगर 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है गांवों की तो उसे फिर शहर कहा जा सकता है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया मैंने बताया था कि वहां पर कारपोरेशन आ जाता है या म्युनिसिपैलिटी वहां पर अगर काम कर रही है, कंटोनमेंट बोर्ड काम कर रहा है पॉपुलेशन के अलावा, तो भी उसको शहर कहा जा सकता है। ठीक है, शहर कहने के अलग अलग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि किसी एरिया को शहर कब कहा जाएगा, किसी एरिया को टाउन कब कहा जाएगा। ठीक है, ओके, तो देखिए अलग अलग एरिया हमने समझ लिया। इंडिया में कितने होने पर, 5000 होने पर डिसाइड किया जाता है। आप देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है व्यवसायिक संरचना, कि भाई वहां के लोगों की व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है वहां का। एग्रीकल्चर कर रहे हैं, शॉपकीपर हैं, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारखाना लगाया हुआ है, स्मॉल स्केल का कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिग स्केल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किस टाइप का वर्क कर रहे हैं वो लोग, जॉब में लगे हुए हैं कि प्राइवेट जॉब में है कि सरकारी जॉब में है। इस तरह से वहां का ऑक्यूपेशनल या व्यवसायिक संरचना देखी जाती है। ठीक है, तो देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में इंडिया में कहा गया है कि शहर उसको कहा जाएगा जहां पर 75% नॉन एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है। अर्बन एरिया इंडिया में उसी को कहा जाता है जिसमें 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए हैं, कि शहरों में रह रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर एग्रीकल्चर वर्क 75% नहीं हो रहा है तो वो शहरी क्षेत्र कहलाएगा, वो टाउन एरिया कहलाएगा। ठीक है, वो अर्बन एरिया कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में 50% हो जाने पर, 50% नॉन एग्रीकल्चर वर्क होने पर भी उसको शहर डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब कि देखा जाता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, कितना परसेंट वो एग्रीकल्चर कर रहा है या कितना परसेंट जो वो क्या कर रहा है, कितना परसेंट वो जो है वर्क कर रहा है, कि वो इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है कि फिर वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये देखा जाता है। अब तीसरा जो पॉइंट हो गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाइड कैसे करें, अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाइड या उसके टाइप कैसे बनाएं। तो वो बेसिस, एक तो पॉपुलेशन के बेस पे कर सकते हैं अर्बन सेटलमेंट को, दूसरा हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे हम किसी एरिया को गांव या शहर की टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो क्या पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बेस पे कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखिए इंडिया में कंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड एरिया या म्युनिसिपैलिटी होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, शहर कह देते हैं। भले ही वहां की जनसंख्या 5000 ना हो,
इंडिया में 5000 का डिसाइड किया गया है, 5000 पॉपुलेशन होने पर उसे शहर डिक्लेयर करेंगे। अगर 5000 पॉपुलेशन नहीं होती है तब मान लो 3000 की पॉपुलेशन रह गई या 4000 की पॉपुलेशन रह गई और फिर भी उसे शहर कहा जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? ये रीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसकी वजह से उसको शहर कहा जा रहा है। अब मैं ये कह दूं भाई किसी जगह की जनसंख्या मान लो 3500 है तो उसको फिर भी शहर कहा जा रहा है, मतलब 3500 की जनसंख्या फिर भी उसको शहर कह रहे हो, क्यों भाई? क्योंकि उसमें दूसरा रीजन, या तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग है, मतलब कि वहां पे सेटअप है, कोई राजधानी है, कोई सचिवालय है, कोई कोर्ट है वहां पे, या फिर कोई सेक्रेटरिएट है वहां पर सचिवालय वगैरह है कुछ भी, तो वहां उसको कम जनसंख्या होने पर भी शहर कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा बेसिस। पहला बेसिस हो गया पॉपुलेशन, दूसरा हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और तीसरा हो गया फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है, तो वो हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, अर्बन सेंटर जो जितने भी अर्बन जो सेटलमेंट होता है, अर्बन सेटलमेंट का फंक्शन क्या क्या होता है, उन फंक्शन के आधार पर हम अर्बन सेटलमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि शहर जो होता है अपने अपने अलग अलग काम होते हैं, कुछ शहर रिलीजियस सेंटर होते हैं, कुछ शहर धार्मिक शहर होते हैं, कुछ पोर्ट एरिया के शहर होते हैं, ठीक है, कुछ जो है कुछ जो है ट्रांसपोर्ट के शहर बन जाते हैं, कुछ टूरिस्ट सिटीज बन जाती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, आगरा है, चित्तौड़गढ़ है, ये टूरिस्ट सिटी बनी हुई तो उसको टूरिस्ट टाउन कह देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जो कि मान लो मिलिट्री का बेस होने की वजह से, जो कैंट होने की वजह से वो फेमस हो गए हैं, जैसे अंबाला कैंट है ना, दिल्ली कैंट, अंबाला कैंट, ये उनका वर्क है, वहां पर मिलिट्री का बेस है, इसीलिए उसको जो है उस सिटी को फिर कैंट एरिया या कैंट सिटी हम कह सकते हैं। कुछ एरिया में ट्रांसपोर्ट का अच्छा वर्क होता है, उसको ट्रांसपोर्ट सिटी कह देते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट का वर्क ज्यादा हो रहा है तो वो टूरिस्ट सिटी बन जाती है। ठीक है, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके नाम दिए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए फंक्शन क्या है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है वो फंक्शन, चंडीगढ़ जो है, अगर चंडीगढ़ को देखें, हमारा जो कैपिटल है हरियाणा और पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ को अगर देखें तो चंडीगढ़ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, प्रशासनिक शहर है वो, एक क्या है वो, प्रशासनिक शहर। इसी तरह दिल्ली भी प्रशासनिक शहर है, दिल्ली में सारे एम्बेसडर वही रहते हैं, दिल्ली में सारा वर्क होता है, दिल्ली में गवर्नमेंट है। ठीक है, तो दिल्ली के तो वो क्या हो गया, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर बन जाता है, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहलाते हैं। ठीक है, ओके, और फिर ट्रेडिंग या कॉमर्शियल टाउन भी बन जाते हैं, ट्रेडिंग या कॉमर्शियल टाउन भी बन जाते हैं, मतलब कई जगह पर ट्रेडिंग यानी व्यापार का काम ही ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, व्यापार जहां ज्यादा हो रहा है, तो जैसे मान लो मैं ये कहूँ मुंबई, जैसे कि मद्रास यानी कि चेन्नई जो आजकल बन गया है, कोलकाता, पहले जो कलकत्ता था आजकल कोलकाता हो गया है, तो जो उनमें सिर्फ व्यापार का काम ज्यादा होता है। मुंबई में बहुत ज्यादा व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत होता है, कोलकाता में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इसके अलावा जो आपका चेन्नई है उसमें बहुत ज्यादा होता है, विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, तो ऐसे, या मैंगलोर हो गया, बेंगलोर हो गया, तो ये बहुत सारे शहर होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का वर्क ज्यादा होता है और व्यापार का काम ज्यादा होता है, तो उसको ट्रेडिंग सिटीज कह सकते हैं। तो कौन कौन सिटी होगी, ट्रेडिंग सिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, ठीक है, या फिर हो गया ट्रांसपोर्टेड सिटी, जहां पे ट्रांसपोर्ट का वर्क ज्यादा होता है। तो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इनको अर्बन सेंटर को अर्बन सिटीज में बता सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और एक हो गया कल्चरल टाउन, कल्चरल, जैसे आगरा हो गया, आगरा का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है, आगरा का कल्चर अलग है, जयपुर का कल्चर अलग है, बीकानेर का कल्चर अलग है। तो बीकानेर अपने कल्चर के लिए फेमस हो गया, बीकानेर अपनी भुजिया के लिए बड़ा फेमस है। अब देख लीजिए आप, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले, ठीक है, तो ये इसके लिए बड़ा फेमस है वो, तो अपने कल्चर के लिए भी वो फेमस हो जाते हैं और उनको कल्चरल टाउन कह देते हैं। ठीक है, उनको हम कल्चरल टाउन कह सकते हैं। इस तरह से तीन में बांट सकते हैं उसको हम, पॉपुलेशन बेसिस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर और उनके फंक्शन के बेसिस पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया, ट्रेडिंग टाउन और कल्चरल टाउन। अब अगला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन शेप के अकॉर्डिंग, शेप कोने में लिखा उधर शेप, देखिए आप ध्यान से देखिए शेप लिखा हुआ है। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग, तो शेप अलग अलग टाइप की हो सकती है, फ्लावर टाइप शेप हो सकती है, स्टार टाइप शेप हो सकती है, लाइनर पैटर्न में शेप हो सकती है, ठीक है, क्रॉस रोड
पैटर्न में शेप हो सकती है, अलग अलग टाइप की शेप हो सकती है, किसी भी टाइप हो सकती है। जैसे लोग जिस हिसाब से बसना शुरू कर देंगे, सड़क के किनारे बस रहे तो लाइनर शेप हो गई, ठीक है। और अलग अलग जगह से सड़कें आकर एक जगह मिल रही है कहीं पर गांव में, तो वो स्टार लाइक शेप हो गई। अगर गांव के चारों तरफ सड़क घूम रही है और गांव के लोग अंदर जो है बसे हुए, तो वो राउंड शेप हो गई। इस तरह शेप अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया कि एक शहर का नाम लिया है अदीस अबाबा, अदीश अबाबा, ठीक है, मतलब कि वो फ्लावर लाइक शेप में है, न्यू फ्लावर लाइक शेप। अदीस अबाबा जो इथोपिया का शहर है, इथोपिया का शहर है, उसकी शेप बिल्कुल फ्लावर लाइक है, फूल जैसी शेप है, ठीक है, फूल जैसी उसकी शेप है, इसलिए अदीस को न्यू कहा गया और अबाबा को फ्लावर कहा गया। इनका मीनिंग भी है, अदीस का मतलब द न्यू सिटी और अबाबा का मतलब फ्लावर, तो द न्यू फ्लावर सिटी उसको नाम दिया गया है अदीस अबाबा, फ्लावर लाइक शेप, इथोपिया कंट्री, ठीक है। तो उनकी शेप ऐसी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर कैनबरा के बारे में बताया गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो कैनबरा है उसकी जो शेप है वो गार्डन लाइक शेप है, गार्डन लाइक शेप है। गार्डन की जिस शेप, जैसे गार्डन में नहीं होता चारों तरफ गोल गोलाकार का गार्डन होता है, कहीं रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन होता है, तो उसकी गोलाकार शेप में कैनबरा की पोजीशन है और वो बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम इसकी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस लेसन में जो रह गया है वो सबसे बड़ा है, वो प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंट इश्यू है। जब शहर बड़े होने लग जाते हैं, धीरे धीरे बड़ा आकार ले लेते हैं, टाउन बन जाते हैं, बिग सिटी, मिलियन सिटी बन जाते हैं, मेगा सिटी बन जाते हैं, ठीक है, और मेगापॉलिटन सिटी भी बन जाते हैं। कैसे? सिटी पहले टाउन बनता है, फिर सिटी हो गया, फिर मिलेनियम सिटी हो गया, फिर मेगा सिटी हो गया, फिर मेगापॉलिटन सिटी हो गया। मतलब कि टाउन, सिटी, मिलेनियम सिटी, फिर मेगा सिटी और फिर मेगापॉलिटन सिटी। मेगापॉलिटन सिटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा होती है। कितनी होती है? 1.25 करोड़। पूरे विश्व भर में 25 मेगा मिलियन सिटीज हैं, पूरे विश्व भर में 25 मेगा मिलियन सिटीज हैं। और उन शहरों में जब जनसंख्या ज्यादा होने लगती है, मेगा सिटी में, मेगापॉलिटन सिटी में, मिलियन सिटी में जब जनसंख्या ज्यादा होने लगती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट पूरा खत्म हो जाता है, पोल्यूशन होने लगता है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और रहने की जगह कम पड़ जाती है, रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं लोगों के पास में, बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पर आने लगती है। और क्राइम, हाई लेवल का क्राइम होने लगता है। जैसे कि कहीं पर जो चोरियां हो रही है, कहीं पर डकैतियां हो रही है, लूटपाट हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है। आजकल तो नया एक टाइप का क्राइम आ गया है, साइबर क्राइम हो रहा है। बहुत सारे क्राइम वहां पर होने लगते हैं जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिटी, मिलियन सिटी, मेगापॉलिटन सिटी या जो मिलियन सिटी जब बन जाती है, मेगा सिटी बन जाती है, तो उससे बहुत सारी रिसोर्स की प्रॉब्लम, एनी जो है एपिडेमिक यानी कि महामारियां फैल जाती है, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ चारों तरफ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम शहरों की हो जाती है जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे मुंबई का देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई में धारावी बस्तियां, मुंबई की धारावी बस्ती दुनिया की सबसे मलिन बस्तियों में कही जाती है, सबसे गंदी बस्तियों में कही जाती है। अब वहां का स्लम एरिया आप अगर देख लो, स्लम मतलब गंदी बस्तियां, SLUM स्लम एरिया, अगर वहां का आप स्लम एरिया देखते हो तो इतनी ज्यादा गंदगी है वहां पर। अगर कहीं आग भी लग जाए तो कोई रोकने वाला नहीं है वहां पर, उस चीज को बड़ी मुश्किल हो जाती है। वहां पर तरह तरह की बीमारियां लोगों को हो जाती है, क्राइम हाई लेवल का है वहां पे। स्लम बस्ती यानी कि जो गंदी बस्ती है, धारावी बस्ती मुंबई की, मैं उसी धारावी बस्ती की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तो ये लेसन आज हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है और आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।